तो भाई रॉ में बड़ी ही खतरनाक और अनएक्सपेक्टेड सी चीज हो गई है। हमें पता था कि ये चीज कभी ना कभी तो जाके होने वाली थी, लेकिन इतने जल्दी हो जाएगी ये नहीं पता था। और इतना पक्का है कि आज के दिन रोमन रेंस बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो भाई बस 6 महीने पहले ही सेथ रॉलिंस ने पॉल हेमन, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर के साथ विजन को तैयार करा था, और 6 महीने बाद वही विजन सेथ रॉलिंस के ऊपर ही भारी पड़ गई। तो क्या कुछ हुआ आज की मंडे नाइट रॉ में, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज की रॉ की शुरुआत हमें सेथ रॉलिंस और उनकी विजन के साथ ही देखने को मिलती है। क्राउन जूल में तो पॉल हेमन, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर आए नहीं थे, तो आज सेथ रॉलिंस उन्हें लेकर आ गए, क्योंकि आज बहुत कुछ बोलना था उन्हें उनके बारे में। अभी रिंग में आकर सेथ रॉलिंस, ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन बेकर और पॉल हेमन की थोड़ी तारीफें करते हैं, जहां ब्रॉन्सन रीड से उनका कहना था कि भाई 6 महीने पहले तक तो तू कुछ भी नहीं था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि तू रोमन रेंस को हरा देगा, लेकिन इसके बाद तू मेरे पास आया और मैंने तुझे ट्राइबल चीफ बना दिया। यहाँ ऐसा ही कुछ वो पॉल हेमन के लिए भी कहते हैं, जहाँ उनका कहना था कि सीएम पंक और रोमन रेंस ने तुझे धोखा दिया था, जिसके बाद तूने विजनरी सेथ रॉलिंस को चुना। यहाँ घुमा फिरा के सेथ रॉलिंस खुद की ही तारीफें कर रहे थे, जिसके बाद वो कहते हैं कि उन्हें फिलहाल किसी की भी जरूरत नहीं है, ना तो पॉल हेमन की, ना ही ब्रॉन बेकर की और ना ही ब्रॉन्सन रीड की। उन्होंने अकेले ही रेसलमेनिया में सीएम पंक और रोमन रेंस को हराया था। इसके बाद अकेले ही वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती थी। इसी के साथ उन्होंने अकेले ही कोडी रोड्स को हराया है। तो उन्हें विजन की ज़रूरत नहीं है, विजन को उनकी ज़रूरत है। और शायद ये चीज़ सेथ रॉलिंस को बोलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि बाद में जाकर ये उनके ऊपर भारी पड़ने वाली थी। इसके बाद सेथ रॉलिंस का प्रोमो तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमें थोड़े अच्छे खासे पायरोस देखने को मिलते हैं उनके लिए। इसके बाद लेटर ऑन रॉ में बैक स्टेज इनका एक और सेगमेंट होता है, जहां सेथ रॉलिंस का कहना था कि वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर के लिए, कि उन्होंने इतने टाइम में इतना इवॉल्व कर लिया है खुद को। यहाँ उनका कहना था कि इतना प्राउड उन्होंने तब फील किया था जब उनका चाइल्ड बर्थ हुआ था और बेकी लिंच से उन्होंने शादी करी थी। यहाँ थोड़ी बहकी सी बातें कर रहे थे सेथ रॉलिंस, जिससे शायद ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर भी पक चुके थे, और शायद इसकी भी फ्रस्ट्रेशन बाद में जाकर ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर ने सेथ रॉलिंस के ऊपर निकाली। इसके बाद वैसे हमें बैक स्टेज से पेंटा और रूसेफ का भी एक सेगमेंट दिखाया जाता है, जहाँ ये दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। लास्ट रॉ में पेंटा ने गलती से रूसेफ के ऊपर अटैक कर दिया था, तो यहाँ रूसेफ खुश नहीं लग रहे थे। आज पेंटा और डोमिनिक मिस्टीरियो का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच भी होने वाला था, तो यहाँ रूसेफ का कहना था कि जो भी इस मैच का विनर होगा वो उसके लिए ही आ रहे हैं। और नेक्स्ट मैच हमें पेंटा और डोमिनिक मिस्टीरियो का ही देखने को मिलता है। ये मैच बहुत ज़्यादा अच्छा था और WWE ने इसे टाइम भी बहुत ज़्यादा दिया था। डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ से तो बड़े खतरनाक से मूव देखने को मिल रहे थे। एक रिंग के बाहर उन्होंने डाइविंग DDT भी मारा था पेंटा को, जो बड़ा कूल लग रहा था। पेंटा भी यहाँ रिंग पोस्ट से डाइव लगाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर, जो कि वो हमेशा अच्छी लगाते हैं। और अब लोगों को डोमिनिक मिस्टीरियो को पप्पू नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने पेंटा ड्राइवर पर भी किक आउट कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन स्टिल यहाँ रूसेफ फिर से एंट्री करते हैं, जो कि शायद डोमिनिक मिस्टीरियो को बजाने ही आए थे, लेकिन पेंटा रिंग के बाहर ही उनके ऊपर डाइव लगा देते हैं और रेफरी इन दोनों में ही बिजी हो जाता है। और इसका फ़ायदा हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो उठाते हैं, जो कि रिंग अनाउंसर के पास जाते हैं और वो हथौड़ा रख लेते हैं अपने पास। इसके बाद वो रिंग में जाकर वो हथौड़ा अपने जूतों में छुपा लेते हैं, और पेंटा के रिंग में आते ही उन्हें 619 पड़ जाता है। और यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो ने फिर से अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। WWE हर बार बड़ा ही यूनिक सा तरीका निकालती है डोमिनिक मिस्टीरियो को चैंपियनशिप रिटेन करवाने का, लेकिन कुछ भी हो, फिलहाल जो डोमिनिक मिस्टीरियो का रेंज चल रहा है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। वैसे इसके बाद हमें बैक स्टेज से एक सेगमेंट दिखाया जाता है, जहाँ AJ स्टाइल्स और एडम पेयर्स होते हैं। यहाँ जॉन सीना और AJ स्टाइल्स के मैच की तारीफें करी जा रही थी और AJ स्टाइल्स को लेजेंड बुलाया जा रहा था। जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो भी यहाँ आते हैं, जिनका कहना था कि भाई मैं क्यों बार बार चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहा हूँ, और ये वो इसीलिए कह रहे थे क्योंकि नेक्स्ट वीक रूसेफ के साथ फिर से उनका इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच हो रहा है। तो उनके हिसाब से वो ही है एक रॉ में जो कि चैंपियनशिप को बार बार डिफेंड करते हैं। इसके बाद AJ स्टाइल्स कहते हैं कि हाँ भाई, ये अकेला क्यों बेचारा बार बार चैंपियनशिप को डिफेंड करता है। और यहाँ वो एडम पेयर्स को सजेशन देते हैं कि भाई मेरा और ड्रैगन ली का मैच होना चाहिए फिन बेलर और JD मैकडोनाल्ड के साथ, क्योंकि फिन बेलर और JD मैकडोनाल्ड चैंपियनशिप को डिफेंड ही नहीं करते। अब यहाँ एडम पेयर्स को ये आइडिया पसंद आ जाता है और नेक्स्ट वीक शायद अब इनका मैच भी होने वाला है। अभी मुझे लग रहा है कि फिन बेलर और JD मैकडोनाल्ड इसका पूरा ब्लेम डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर ही डालेंगे, क्योंकि यहाँ इनडायरेक्टली उन्होंने ही एडम पेयर्स को आइडिया दे दिया। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट हमें ऑस्का और कायरी जेन के बीच में भी दिखाया जाता है। यहाँ ऑस्का ने क्राउन जूल की उनकी हार का पूरा ब्लेम कायरी जेन के ऊपर ही डाल दिया, और यहाँ वो कायरी जेन को इन्फॉर्म करती हैं कि आज उनका मैच रेहा रिप्ली के साथ होगा, जिसे उन्हें किसी भी कीमत पर जीतना पड़ेगा। कायरी जेन यहाँ कोशिश करती हैं कि किसी तरह से मैच ना हो,
यहाँ वो क्राउन जूल का वो ब्रूस भी बताती हैं जो कि उनके सिर पर लगा हुआ था, जहाँ उनका कहना था कि भाई तुझे बचाते बचाते मेरे साथ ये हो गया था। लेकिन यहाँ ऑस्का को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो जोरदार तमाचा लगा देती हैं। तो यहाँ बेचारी कायरी जेन के साथ फिलहाल अच्छा नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट मैच हमें रेहा रिप्ली और कायरी जेन के बीच में ही देखने को मिलता है। ये मैच अच्छा था, लेकिन इस मैच में ऑस्का बहुत ज्यादा चुल कर रही थी। अब यहाँ मैच को तो रेहा रिप्ली ने जीत लिया, लेकिन इसके बाद हमें एक ब्रॉल टाइप सिचुएशन देखने को मिलती है। यहाँ ईओ स्काई भी थी जिन पर ऑस्का अटैक करती हैं, जिसके बाद रेहा रिप्ली उन्हें बचाती हैं। और अब लग रहा था कि रेहा रिप्ली अनाउंसिंग टेबल पर ऑस्का को पटकने वाली हैं, लेकिन यहाँ कायरी जेन कैंडो स्टिक के साथ आती हैं और रेहा रिप्ली को बहुत बुरी तरह से बजाया जाता है। तो भाई ऑस्का के इतने बुरे बर्ताव के बाद भी कायरी जेन अभी उन्हें बचा ही रही हैं। मैंने कहा था कि अब ये फ्यूड खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि WWE के पास बहुत कुछ है इस फ्यूड में करने के लिए। लेकिन ये कायरी जेन वाला एंगल बाद में जाकर शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट इसके बाद हमें बैक स्टेज से एक सेगमेंट दिखाया जाता है जहाँ जे ऊसो और जिमी ऊसो होते हैं। आज रॉ के मेन इवेंट में जे ऊसो, एले नाइट और सीएम पंक का मैच होने वाला था, जो कि नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच था सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। अब यहाँ जे ऊसो का कहना था कि वो नहीं चाहते कि क्लैश इन पेरिस की तरह फिर से उनके हाथ से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने का मौका चला जाए, क्योंकि क्लैश इन पेरिस में उन्होंने रोमन रेंस की मदद करी थी, जिसके बाद उनके ऊपर अटैक हो गया था। तो यहाँ इनडायरेक्टली जे ऊसो का कहना था कि रोमन रेंस ने कहा था कि अगर खुश रहना है तो एक दूसरे के मुद्दे में टांग अड़ाना बंद कर दो। आज वैसे ब्रॉन्सन रीड और जिमी ऊसो का भी मैच होने वाला था, जहां उनका ये भी कहना था शायद कि वो भी मैच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब शायद यहाँ जिमी ऊसो को लगा कि जे ऊसो कह रहे हैं कि उन्हें उनकी मदद की ज़रूरत है, जिसके बाद जिमी ऊसो कहते हैं कि भाई मुझे तेरी मदद की ज़रूरत नहीं है, और वो अपने बिजनेस को अकेले ही हैंडल कर लेंगे। और इसके बाद हमें जिमी ऊसो और ब्रॉन्सन रीड का मैच देखने को मिलता है। क्राउन जूल में बैरिकेड पर जो जिमी ऊसो को ब्रॉन बेकर ने स्पेयर मारा था, उसके बाद आज जिमी ऊसो इंजर्ड लग रहे थे, क्योंकि यहाँ वो पट्टी वट्टी बांध कर आए थे, शायद जिसका उन्हें नुकसान भी हो गया, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड बुरी तरह से उन्हें बजाकर उन्हें हरा देते हैं। ये मैच स्क्वॉश्ड मैच टाइप लग रहा था। अब विक्ट्री के बाद ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड वहां से जा ही रहे होते हैं, लेकिन ब्रॉन बेकर को लगता है कि अभी और जिमी ऊसो को बजाना चाहिए, और वो क्राउन जूल की तरह फिर से बैरिकेड पर जिमी ऊसो को स्पेयर लगाने जा रहे थे, जिसके बाद जिमी ऊसो की मदद करने के लिए जे ऊसो को मजबूरी में आना ही पड़ता है। अब यहाँ ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर ने तो निकल लिया था। अब रिंग में जिमी ऊसो होते हैं, जो कि जे ऊसो से उन्हें उठाने के लिए कहते हैं, लेकिन जे ऊसो ये कहकर निकल लेते हैं कि भाई तू अपने दम पर उठ जा। और यहाँ शायद अब जे ऊसो भी जिमी ऊसो की मदद नहीं करना चाहते। तो भाई इनके बीच में अब टेंशन्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। नेक्स्ट मैच हमें लायरा वल्कीरिया, बेली, रकेल रॉड्रिगेज और रोक्सेन परेज के बीच में देखने को मिलता है। ठीक ठाक सा मैच ये होता है, जहां आसानी से बेली और लायरा वल्कीरिया ने मैच को जीत लिया है। लेकिन इस मैच में एक फ़नी मोमेंट ज़रूर हमें देखने को मिलता है, जहां बेली को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं और लायरा वल्कीरिया उन्हें थप्पड़ मार के उन्हें जगाती हैं। इसके बाद हमें एक और सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां टाइटन ट्रॉन के पास स्टेफनी वकार प्रोमो कट करती हैं। कुछ खास हमें यहां सुनने और देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि इसके बाद रकेल रॉड्रिगेज और रोक्सेन परेज भी यहां आती हैं, और इनके बीच में हमें एक स्टेयर डाउन टाइप देखने को मिलता है। शायद अब नेक्स्ट फीड हमें स्टेफनी वकार की रोक्सेन परेज के साथ ही देखने को मिलेगी। इसके बाद हमें मेन इवेंट में मैच देखने को मिलता है एले नाइट, सीएम पंक और जे ऊसो का, और ये मैच सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच था। यहाँ सीएम पंक की एंट्री के टाइम पर एक फैन का साइन हमें अच्छा देखने को मिलता है, जिसका कहना था कि उसने 19 साल इंतजार किया है सीएम पंक को देखने के लिए। और यहाँ भाई वो रो भी रही थी। सोचो अगर क्राउन जूल के बाद ये रॉ नहीं होती तो उसे सीएम पंक को देखने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि क्राउन जूल में तो सीएम पंक को बुक किया नहीं गया था। वैसे बात करें इस मैच की, तो ये मैच हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। एक डबल टीम वाला मूवमेंट भी होता है यहाँ एले नाइट और जे ऊसो के बीच में, जहाँ दोनों मिलकर सीएम पंक को बजा रहे थे, और क्राउड भी यहाँ ईट और ये के चैंट्स लगा रहा था। अब बात करें मैच के एंड की, तो यहाँ जे ऊसो पिन हो गए हैं और जीटीएस के साथ सीएम पंक ने इस मैच को जीत लिया है, और अब वो फिर से सेथ रॉलिंस को चैलेंज करने जाएंगे। और जो शायद रूमर्स आए थे वो सही थे कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हमें सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का मैच देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ सेलिब्रेट करने का मौका सीएम पंक को ज़्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि विजन की एंट्री हो जाती है, जिसके बाद ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर मिलकर सीएम पंक की धुलाई करते हैं। अब यहाँ से तो लग रहा था कि रॉ बस एंड ही होने वाली है, लेकिन तभी अचानक से एक खतरनाक स्पेयर पड़ता है ब्रॉन बेकर का सेथ रॉलिंस को, और यहाँ पॉल हेमन के साथ सब शॉक थे कि भाई ये क्या हो गया, क्योंकि किसी ने भी ये मूवमेंट इतने जल्दी तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पॉल हेमन भी शॉक लग रहे थे, तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ब्रॉन बेकर सेथ रॉलिंस पर अटैक करने वाले हैं। अब यहाँ ब्रॉन बेकर सबसे पहले तो ब्रॉन्सन रीड के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई तू मुझे चुन ले या इसे चुन ले। यहाँ ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन बेकर को चुनते हैं और सेथ रॉलिंस को सुनामी लगती है।
अब यहाँ ब्रॉन बेकर पॉल हेमन के पास जाते हैं और उनसे भी शायद उन्होंने चॉइस ही पूछी थी और हमें पता था कि यहाँ पॉल हेमन क्या करने वाले हैं। वैसे ब्रॉन बेकर यहाँ सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को भी उनसे खींच लेते हैं, जिसके बाद पॉल हेमन, ब्रॉनसन रीड, ब्रॉन बेकर दोनों का हैंड रेस करते हैं और इसी के साथ रॉ एंड हो जाती है। आज WWE ने बड़ी ही शॉकिंग तरीके से रॉ का एंड कर दिया, क्योंकि ये जो लास्ट में हो गया वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। हमें पता था वैसे तो ये कभी ना कभी होने ही वाला था, लेकिन इतने जल्दी हो जाएगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा। वैसे फिलहाल जो वॉर गेम्स के रूमर्स आ रहे थे, पता नहीं अब उसका क्या होगा, क्योंकि सेथ रॉलिंस की टीम जो कि फिलहाल सबसे ज़्यादा तगड़ी लग रही थी वो तो बिखर चुकी है। पर मुझे लग रहा है कि आज सीएम पंक और रोमन रेंस बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे, क्योंकि इतने टाइम से जो वो सहते हुए आ रहे हैं वो सेथ रॉलिंस को सहना पड़ेगा। बाकी पता नहीं अब सेथ रॉलिंस के साथ WWE क्या करने वाली है। वैसे कमेंट में बताओ रॉ के एंड में जो हुआ उससे कौन कौन शॉक हो गया। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।